हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल द डॉक्स डेस्क पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सेल बायोलॉजी की एक सीरीज लेके चल रहे हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, थर्ड लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी बात किया था। आज हम उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को जानेंगे, उसके कंप्लीट फंक्शन को जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक कॉपी पेन लेके कंसंट्रेट होके पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है। किस चीज़ का? फ्लैटेंड सेक्स यानी पतली पतली थैलियां होती हैं, उसका नेटवर्क है। उसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं यानी गलियां होती हैं यानी नालियां होती हैं, उसका एक नेटवर्क है। जैसे देख सकते हैं ये फ्लैटेंड सेक्स हो गए यानी कि पतली पतली झिल्लियां हैं, इसमें पतले पतले से थैलियां बनी होती हैं, ऐसे कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। ऐसे ही नेटवर्क बना हुआ होता है। ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें और इसमें वेसिकल्स होते हैं। एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर, पैकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कैरी करने का, पैक होकर के प्रोटीन्स को कैरी करने का काम करता है। ये तो हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये आपको जो दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो गैप होता है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये आपका ट्यूब्यूल्स है। ल्यूमेन ऑफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन होता है वो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। जब कोई प्रोटीन आती है तो यहीं से कैरी होती है, इसको हम ल्यूमेन ऑफ ईआर बोलते हैं। ठीक है, इस पे कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ लगा हुआ होता है, उसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, इस पे कुछ नहीं लगा है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सिस्टर्नी होता है। सिस्टर्नी यानी एक टाइप का बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। वेसिकल्स आपका एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। अभी इसके पूरे कंप्लीट फंक्शन को हम समझेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है आपका ऊपर। आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसका बना हुआ होता है? हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो न्यूक्लियर एनवेलप का अपर लेयर होता है वही कंटिन्यू होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं और जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये राइबोसोम्स आते कहाँ से हैं? न्यूक्लियस वाले लेक्चर में हमने कहा था कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स होते हैं, वो आकर के यहाँ पे या तो साइटोसोल में रहते हैं या कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके अटैच हो जाते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आकर के राइबोसोम अटैच हो जाता है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन मॉडिफाई करता है। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? वो लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो हमारा बना हुआ होता है लिपिड के बाइलेयर से। जो हमने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली में पढ़ा था, लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो लिपिड के बाइलेयर से बना था, दो लिपिड के लेयर से बना था। वैसे ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, दो लेयर से लिपिड के बाइलेयर के लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है, लिपिड के दो लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, ये देखिए अब क्या होता है इसमें ट्रांसलोकोन होती है, एक राइबोफेरिन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, अब इन लोगों का फंक्शन क्या है अभी हम जानेंगे। तो ये आपका कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है। जिसमें आपका राइबोसोम्स लगा हो वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपका राइबोसोम्स ना लगा हो वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि ये देखिए, इसमें आपका राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें आपके कहीं पे राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम समझ गए। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करिए, हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे अब। ठीक है, हम इसके फंक्शन के बारे में अब जानेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सेल के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं या आपको कम समझ में आया है इसके फंक्शन के बारे में तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले समझते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है,
ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियोलस, ये कुछ इसमें सिंटिक मटेरियल या क्रोमेटिन, ठीक है, हो गया। ठीक, ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए आपके। ये आपका न्यूक्लियर पोर्स हो गया, और कुछ यहीं से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा आपका ये कुछ ऐसे। कैसा होता है ये? फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, इसमें ट्यूब्यूल्स होता है, वेसाइकल्स होते हैं, ये सब मिला करके आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आया? ये अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है स्ट्रक्चर बनाने टाइम, बट आप लोग भी मेरे साथ ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाइए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये आपका किससे बना हुआ होता है? ये आपका बना हुआ होता है लिपिड के बाइलेयर से बना हुआ होता है। लिपिड के बाइलेयर से बना होता है, उसमें क्या लगे होते हैं? इसमें ट्रांसलोकॉन लगे होते हैं, राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ होता है, राइबोफेरिन ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या मिलके लिपिड का बाइलेयर होता है, वही मिलकर के आपका ये स्ट्रक्चर बनाता है। उसी बाइलेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? उसी बाइलेयर में ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट होते हैं और राइबोफेरिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? तो क्या होता है, जब आपका ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो हो गया, ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। अब टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, आया। तो जब आपका टीआरएनए और एमआरएनए बाहर आएगा और किसके साथ अटैच हो जाएगा? ये आपके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये राइबोसोम्स किसके सपोर्ट से लगे होते हैं? राइबोसोम्स हमारे जो लगे होते हैं किसकी वजह से अटैच होते हैं? इस पे राइबोफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसी की वजह से हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पे आकर के अटैच होते हैं। अगर कोई पूछता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपका राइबोसोम होता है वो क्यों अटैच होता है, वो इसलिए अटैच होता है क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या लगा होता है? राइबोफेरिन प्रोटीन या राइबोफेरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि राइबोसोम्स को अटैच करके रखता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एमआरएनए या टीआरएनए बाहर आया, ट्रांसक्रिप्शन होके बाहर आया, यहाँ पे इन सारे राइबोसोम्स से जाकर के अटैच हो गया। ठीक है, अटैच हो गया। अब राइबोसोम्स, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सारे मिल करके आरएनए को ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको ये अंदर भेजेंगे। अब ये जो प्रोटीन बनाएंगे ट्रांसलेट करके, ये जो प्रोटीन बनाएंगे इसको अंदर भेजेंगे, लेकिन ये इस लेयर को पार कैसे करेगी? किस चीज़ से पार करेगी? वो कौन सी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो हेल्प करती है कि जो लिपिड का बाइलेयर है, मान लीजिए ये लिपिड का बाइलेयर है, तो जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली इंटर कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले में कि लिपिड से हर चीज़ नहीं होती, कुछ प्रोटीन्स या कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं चीज़ों को। ठीक है, तो लिपिड के बाइलेयर से बना हुआ होता है ये, तो जो प्रोटीन होगा वो डायरेक्टली एंटर तो कर नहीं पाएगा, उसको एंटर करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा। वो मीडियम क्या होगा? वो मीडियम ट्रांसलोकॉन होगा, जो कि आपके यहाँ पे बना हुआ होता है। कि मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर को जब हम ले आएंगे, ये ऐसे कुछ लिपिड के बाइलेयर्स बने हुए होते हैं, ऐसे कुछ लिपिड के बाइलेयर्स बने हुए होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे लिपिड का बाइलेयर बना हुआ होता है, उसी में ट्रांसलोकॉन प्रोटीन होती है, ट्रांसलोकॉन होता है। ये जो ट्रांसलोकॉन होता है ये क्या करता है? ये आपके जो ट्रांसलेट करके आपका राइबोसोम जो ट्रांसलेट करके आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है, उसको क्या करता है? उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है कि ट्रांसलोकन क्या करता है, तो ट्रांसलोकन क्या करता है कि राइबोसोम्स में जो प्रोटीन ट्रांसलेट किए होते हैं, राइबोसोम्स ने जो आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया हुआ होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन तक ले जाने का काम क्या चीज़ करता है? ट्रांसलोकन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या होता है आगे समझते हैं। अब ये होता है कि ये आएगा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लगी हुई होती हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लगी होती हैं। ठीक है, अब जो आपका क्या होगा, आपका जो
आरएनए आया, राइबोसोम से लगा, राइबोसोम ने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके वो प्रोटीन को ट्रांसलोकॉन के हेल्प से ल्यूमिन के अंदर भेजा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन के अंदर भेजा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसमें बहुत सारे फर्दर मॉडिफिकेशंस होंगे, यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे। ये मॉडिफिकेशन कैसे होगा, ये देखिए, ऐसे देखिए, कुछ मान लीजिए ये प्रोटीन है आपका, ये प्रोटीन है, ये एंजाइम है यहाँ वाला, यहाँ पे जो एंजाइम दिख रहा है आपको, ये एंजाइम हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और ये ठीक दिख रहा होगा आपको, ये आपका नॉन मॉडिफाइड प्रोटीन है जो कि आपका यहाँ से ल्यूमिन के अंदर गया। अब मॉडिफाई कैसे होता है ये देखिए, ये जो एंजाइम होता है यहाँ पे एक अमीनो एसिड लगा होता है जिसका नाम होता है एस्पेरेजीन, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे ऑलिगोसेकेराइड शुगर लगा हुआ होता है, ऑलिगोसेकेराइड शुगर लगा हुआ होता है। तो जब आपका नॉन मॉडिफाइड प्रोटीन इसके थ्रू गुजरता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक शुगर का मॉलिक्यूल आकर के लग जाता है, तो ये मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये आगे जाएगा। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस होता है। इसमें एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन्स जो होती हैं हमारी वो मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। मॉडिफाई होकर के ये क्या करती हैं, ये यहाँ पे एक वेजाइकल्स होती हैं, वेजाइकल्स के में आती हैं, और यहाँ पे वेजाइकल्स एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोटीन हमारा जो मॉडिफाई हुआ था, ये प्रोटीन यहाँ पे आया, अंदर से मॉडिफाई होकर यहाँ पे आया। अब क्या होगा, आगे एक स्ट्रक्चर होता है गोल्जी एपरेटस, आप लोगों ने इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ये कुछ गोल्जी एपरेटस होता है, ठीक है, समझते हैं। क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि जब हमारा न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है, राइबोसोम से अटैच होता है। राइबोसोम से अटैच होने के बाद राइबोसोम उसको ट्रांसलेट कर देता है कुछ प्रोटीन्स में, उस प्रोटीन्स को ल्यूमिन में भेजने का काम कौन करता है, किसके थ्रू वो ल्यूमिन में जाता है, ट्रांसलोकॉन के थ्रू वो ल्यूमिन में जाता है। ल्यूमिन में जाने के बाद यहाँ पे इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है जिसके थ्रू ये प्रोटीन मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने के बाद जब ये बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो क्या होता है, इस पे कुछ बाहर जाने के लिए तैयार, तो मान लीजिए यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन ये जाएगा कहाँ, ये गोल्जी एपरेटस में जाएगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि इसको गोल्जी एपरेटस में जाना है, इसके लिए यहाँ पे एक प्रोटीन लगी हुई होती है, यहाँ पे एक प्रोटीन लगी हुई होती है, अटैच रहती है, इस पे वेसिकल्स के ऊपर अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं कॉप प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कॉप प्रोटीन। ये क्या करती है, ये बताती है वेसिकल्स को कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके, आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई होकर के निकला, सिंथेसिस होकर मॉडिफाई होकर निकला। अब ये क्या करेगा, आपको गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी की तरफ जाना है। तो ये कौन बताएगा, ये कॉप प्रोटीन बताती है वेसिकल्स को। अगर कोई पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका जो प्रोटीन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सिंथेसिस होकर मॉडिफाई होकर वेसिकल्स में निकला, तो वेसिकल्स को बताता कौन है कि उसको गोल्जी बॉडी तक जाना है, तो वो कौन बताता है, वो कॉप प्रोटीन बताता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आएगा और इसके साथ गोल्जी बॉडी के साथ फ्यूज़ होगा, बहुत इजीली फ्यूज़ होगा। जब ये फ्यूज़ होगा तो इसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशंस होगी, जो कि हम जब गोल्जी की वीडियो पढ़ेंगे, गोल्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे क्या होता है, कैसे इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई होकर के ये आता है, ये मॉडिफाई करके इसको बाहर निकालता है वेसिकल्स के फॉर्म में, 3 फॉर्म में इसको बाहर निकालता है। किसमें, 3 फॉर्म में। यहाँ पे मॉडिफाइड प्रोटीन जो होती हैं वो 3 फॉर्म में बाहर आती हैं। अब 3 फॉर्म में आती हैं बाहर, क्या क्या बनाती हैं, सबसे पहले बनाती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन,
मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या बनाती हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाती हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन कहने का मतलब, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था उसमें हमने कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है, जो ये मेम्ब्रेन होता है, इसमें प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं, जो कि कैरियर प्रोटीन था, ग्लाइकोप्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन्स लगी होती हैं, चैनल प्रोटीन्स थी। तो वो प्रोटीन बनने का काम कहाँ से, वो प्रोटीन कहाँ से बनती हैं? वो प्रोटीन हमारी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए में ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होकर के वो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आएगा, ल्यूमेन में किसके मीडियम से आएगा? ट्रांसलोकन के मीडियम से आएगा। वहाँ आने के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी। कौन सी मॉडिफिकेशंस होंगी? एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होगा, फिर वो फोल्ड होंगी, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग हो गए। प्रोटीन फोल्डिंग होने के बाद वो वेसाइकल्स से वो बाहर आएंगी वेसाइकल के फॉर्म में। इन वेसाइकल्स में एक प्रोटीन लगी होती है, कॉप प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करती है? गोल्जी बॉडी की तरफ, मतलब गोल्जी बॉडी के पास जाना है, ये प्रोटीन बताती है। कौन सी? कॉप प्रोटीन बताती है। फिर गोल्जी बॉडी में ये वेसाइकल्स आकर के फ्यूज होते हैं, वो प्रोटीन आता है। यहाँ पे उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस होती है जिसके बारे में आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर वो मॉडिफिकेशन होने के बाद 3 टाइप की प्रोटीन बना देती हैं। एक मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाती है, मेम्ब्रेन में मतलब जो कि सेल मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें जो चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन या ये सारी चीज़ें जा करके ये प्रोटीन बन जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? सिक्रेटरी प्रोटीन बनाती हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन बनाती हैं यानी ये हार्मोन को बनाने या हार्मोन को सिक्रेट करने वाली ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं। और थर्ड वन बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये थर्ड वन जो निकला कि क्या बनता है? ये लाइसोसोमल प्रोटीन बनता है। लाइसोसोम हमारे सेल का एक ऑर्गेनल है, हमारे सेल का एक ऑर्गेनल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में। तो ये क्या करता है? ये लाइसोसोमल प्रोटीन बना देता है, लाइसोसोमल प्रोटीन बना देता है, ठीक है। क्या काम किया? मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाया, सिक्रेटरी प्रोटीन बनाया, लाइसोसोमल प्रोटीन बनाया। अब समझते हैं जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस था उसका काम क्या होता है। वो मतलब बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन का फोल्डिंग होता है उसमें हेल्प करता है, क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है, ईआर होम्योस्टेसिस में काम करता है, इंडोप्लाज्मिक होम्योस्टेसिस में काम करता है, हेल्प करता है। कैसे? ऐसे समझते हैं कि जो ऐसे समझते हैं जो हमारा क्या था, जो हमारा एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन था, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, ये जो प्रोसेस हुआ एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेस हुआ, ये हमें क्या करता है? प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है, क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। अब समझते हैं क्या प्रोटीन फोल्डिंग से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन फोल्डिंग जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी में एक प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जब हमारा जो राइबोसोम था वो प्रोटीन बनाया, अमाइनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनाया, तो अमाइनो एसिड्स का एक लीनियर सीक्वेंस बनाता है। उस लीनियर सीक्वेंस को एक 3D फॉर्म के स्ट्रक्चर में बनाने का काम करता है, बना देता है, उसी को हम प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। अब ये प्रोटीन फोल्डिंग होने के में कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस होता है जो कि आपका प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि जो हमारा प्रोटीन की फोल्डिंग हुई है वो जो मिस फोल्डिंग हुई है, जो प्रॉपर फोल्डिंग हुई है, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर देता है कि प्रॉपर फोल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर फोल्डिंग हुई है और ये कुछ इम्प्रॉपर फोल्डिंग या मिस फोल्ड हुआ है, तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता है कि प्रॉपर फोल्डिंग यही हुई है, ये इम्प्रॉपर है, कंप्लीटली फोल्ड नहीं हुआ है अच्छे से। तो क्या करता है कि सिर्फ जो कंप्लीटली अच्छे से फोल्ड हुई हैं वही प्रोटीन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल पाती हैं, और जो प्रोटीन मिस फोल्ड हुई हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है। और क्या ईआरए होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है? कहने का मतलब पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट बनाने में, उसका कंप्लीट इन्वायरमेंट को बना के रखने में एन ग्लाइकोसिलेशन हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या था? 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हम आज
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किए हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे आपका आरएनए बनेगा। ठीक है, वो आरएनए न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर आएगा। किससे अटैच होगा? राइबोसोम्स से जाकर के अटैच होगा। अब राइबोसोम्स क्या करेंगे? टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए, ये सारी चीजें मिल करके ट्रांसलेट करेंगी और क्या बनाएंगी? वो बनाएंगी प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगी, यानी प्रोटीन ट्रांसलेट करके वो प्रोटीन बनाएंगी। वो प्रोटीन क्या होगा? वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाएगा। किसके हेल्प से जाएगा? ट्रांसलोकॉन के हेल्प से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या होगा? अब उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी। मॉडिफिकेशंस कैसे होंगी? एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस होगा। एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस कैसे होता है? मान लीजिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, यहाँ पे ये लगे हुए हैं राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लगे हुए होते हैं, ऐसे। जिस एंजाइम के साथ एक साइड में क्या होता है? एस्परजीन नाम का अमाइनो एसिड लगा हुआ होता है, एक साइड ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं, एक साइड यहाँ पे लगा हुआ होता है ऑलिगोसेकेराइड शुगर लगा हुआ होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मिल करके मॉडिफाइड जो होता है, यहाँ पे नॉन मॉडिफाइड प्रोटीन आता है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होता है, वहाँ पे ये बना देते हैं एक फर्दर मॉडिफाइड, और यहाँ पे ये जो ऑलिगोसेकेराइड था ये आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका मॉडिफाइड प्रोटीन। इसी प्रोसेस को हम एन ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत डीप में है और अच्छे से हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कभी पढ़ेंगे। तो एन ग्लाइकोसिलेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन की फोल्डिंग क्या होती है कि जब हमारा राइबोसोम्स आरएनए को ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स के लीनियर सीक्वेंस को 3 डायमेंशनल फॉर्म में बना देता है, उसी को हम प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग में एन ग्लाइकोसिलेशन हेल्प करता है। क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है कि जो प्रोटीन फोल्डिंग हुई है वो अच्छे से हुई है, जो सही से हुई है उसको आगे जाने देता है, जो सही से नहीं होती है उसको बताता है कि ये मिस फोल्ड हुआ है। ये क्वालिटी कंट्रोल करता है और ईआर होम्योस्टेसिस की काम करता है। कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का एनवायरनमेंट कंप्लीटली अच्छे से बना के रखने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स उनको भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।